हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी वर्तमान में मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट किए हैं। इसके बाद अभी हम लोगों का नया चैप्टर अभी प्राचीन भारत में है, गुप्त साम्राज्य आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का हम लोगों का सेशन है गुप्त साम्राज्य। तो आज का सेशन को शुरुआत करने से पहले जैसा कि बता दें आपको कि ये हमारे चैनल का नाम है बोधियागा स्टडी। तो अगर आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे, सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आज का सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता एम्पायर। तो आज बात कर लेते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे इस टॉपिक को। तो आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। गुप्ता डायनेस्टी आज पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान रखेंगे। तो गुप्ता साम्राज्य की बात करें तो गुप्त साम्राज्य का स्थापना स्थान कहाँ किया गया, ये कहाँ स्थापित किया गया, तो ये कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में किया गया। गुप्त साम्राज्य की स्थापना कहाँ की गई, तो ये कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में की गई। इसका स्थापना काल कब का है, तो इसका स्थापना काल तीसरी शताब्दी ईस्वी में है। तीसरी शताब्दी ईस्वी में इसका स्थापना काल हो जाता है। तो इसे ध्यान रखेंगे। इसका स्थापना स्थान कहाँ है, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में। स्थापना काल कब का है, तो तीसरी सदी ईस्वी में। ठीक है। इसके संस्थापक कौन है, तो श्रीगुप्त इसके संस्थापक हैं। कौन है, श्रीगुप्त इसके संस्थापक हैं। गुप्ता डायनेस्टी के संस्थापक कौन है, तो श्रीगुप्त इसके संस्थापक हैं। वास्तविक संस्थापक की अगर बात किया जाए तो वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। वास्तविक संस्थापक कौन हुए, तो चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। इसके अंतिम राजा कौन हुए, तो इसके अंतिम राजा हुए भानुगुप्त। गुप्त साम्राज्य के अंतिम राजा कौन हुए, तो अंतिम अगर प्रतापी लगा देता है तो अंतिम प्रतापी राजा हो जाएंगे भानुगुप्त। अगर केवल बोलता है अंतिम शासक कौन हुए, तो अंतिम शासक हुए विष्णुगुप्त। ठीक है। तो ध्यान रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं। गुप्त साम्राज्य का लगभग गुप्त वंश चला 275 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक। 275 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक चला। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे। गुप्त वंश की स्थापना कौन किए, तो श्रीगुप्त ने किया। इसका स्थापना कहाँ की गई, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में। इसका स्थापना काल कब का है, तीसरी सदी ईस्वी। वास्तविक संस्थापक इसके कौन है, तो चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। अंतिम प्रतापी राजा कौन थे, तो भानुगुप्त। अंतिम शासक कहेगा तो कौन थे, विष्णुगुप्त। ठीक है। अंतिम प्रतापी बोलेगा तो भानु। ठीक है। अंतिम केवल अंतिम शासक बोलेगा तो विष्णुगुप्त। ठीक है। गुप्त वंश लगभग कितना वर्ष तक चला, 275 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक। गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहलाया। ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं श्रीगुप्त की, जो कि गुप्त वंश का संस्थापक था। ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था। ठीक है। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन हुआ, श्रीगुप्त। गुप्त वंश के प्रथम शासक थे, कौन थे, श्रीगुप्त। गुप्त वंश के प्रथम शासक कौन थे, श्रीगुप्त। महाराज की उपाधि धारण करने वाले कौन थे, तो यही श्रीगुप्त थे। महाराज की उपाधि धारण करने वाले कौन थे, तो महाराज की उपाधि धारण करने वाले यही थे, श्रीगुप्त थे। ठीक है। कौन थे, श्रीगुप्त थे। ध्यान रख लेंगे, कौन थे, श्रीगुप्त। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं। 275 ईस्वी में क्या किया गया, तो 275 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की जाती है।
ठीक है, 275 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की जाती है, ध्यान रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं। आर के मुखर्जी के अनुसार 240 से लेकर 280 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। किनका? श्रीगुप्त का। तो थोड़ा डेट को लेकर मतभेद है, ध्यान रख लेंगे। आर के मुखर्जी के अनुसार 240 से लेकर के 280 तक इनका शासनकाल रहा था, ठीक है। श्रीगुप्त के समय महाराज की उपाधि, श्रीगुप्त के समय जो है महाराज की उपाधि, श्रीगुप्त के समय महाराज की उपाधि, ध्यान रख लेंगे, श्रीगुप्त के समय महाराज की उपाधि सामंत को दी जाती थी। किसे दी जाती थी? सामंत को दी जाती थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि श्रीगुप्त जो है किसी के अधीन शासक रहे होंगे, तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। चीनी यात्री इत्सिंग का कथन है कि श्रीगुप्त ने मगध में चीनी यात्रियों के लिए बौद्ध यात्री एक विहार या मंदिर का निर्माण कराए थे, जिसके लिए इन्होंने 24 गांव को दान में दिया था। तो चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार कहा जाता है कि श्रीगुप्त ने मगध में चीनी यात्रियों के लिए बौद्ध यात्री एक विहार का या फिर मंदिर का निर्माण करवाए थे, जिसके लिए इन्होंने 24 गांव को दान दिए थे। 24 गांव को दान दिए थे और इन्हीं गांव से जो कर आता था, टैक्स आता था, इससे इन बिहार का खर्च चलता था। चलिए ध्यान रख लेंगे। अब बात करते हैं घटोत्कच की। घटोत्कच की बात करें, हम लोग पढ़ कौन सा चैप्टर रहे हैं? गुप्त वंश। तो ध्यान रखेंगे ये सब गुप्त वंश के शासक हैं। घटोत्कच की बात करें तो इसका शासनकाल रहा 280 से, इसका शासनकाल रहा 280 से 319 ईस्वी तक। 280 से 319 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा, ठीक है। 280 से 319 ईस्वी तक गुप्त वंश का दूसरा शासक कहलाया। कौन? घटोत्कच। श्रीगुप्त के पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। ये अगर पूछा जाए घटोत्कच कौन था, तो श्रीगुप्त के पुत्र एवं उत्तराधिकारी था, ठीक है। तो ध्यान रख लेंगे, पुत्र एवं उत्तराधिकारी था, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं। इन्होंने भी महाराज की उपाधि धारण किया था। इन्होंने भी क्या किया था? तो इन्होंने भी महाराज की उपाधि धारण किया था। घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण किया था। इन्होंने भी क्या किया था? महाराज की उपाधि धारण किया था। आगे बात कर लेते हैं स्कंदगुप्त के सूफिया अभिलेख। स्कंदगुप्त के सूफिया अभिलेख, सूफिया। तो ध्यान रख लेंगे, इन्होंने क्या किया था? महाराज की उपाधि धारण किया था। इसे ध्यान से पढ़ेंगे। और इसके बाद क्या कहा जाता है? स्कंदगुप्त के सूफिया अभिलेख। स्कंदगुप्त के सूफिया अभिलेख में घटोत्कच को गुप्त वंश का जो है संस्थापक कहा गया है। तो अगर आपसे पूछता है कि सूफिया अभिलेख के अनुसार गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो घटोत्कच, ठीक है। तो ध्यान रख लेंगे, स्कंदगुप्त के सूफिया अभिलेख में घटोत्कच को गुप्त वंश का संस्थापक कहा गया है और गुप्त वंश को घटोत्कच वंश के रूप में कहा गया है, ठीक है। सूफिया अभिलेख है कहाँ? तो ये मध्य प्रदेश के रेवा जिला में अवस्थित है। सूफिया अभिलेख है कहाँ? तो मध्य प्रदेश के रेवा जिला में अवस्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं। अब आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल रहा 319 ईस्वी से 335 या फिर 350। बोले कि डेट शुरुआत से ही गड़बड़ है, तो आप डेट बाय डेट विवादित है तो उतना पूछेगा नहीं, ठीक है। बस आप इन सब क्रमों को जानते जाइए। तो चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का, गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा थे, ठीक है। गुप्त साम्राज्य का प्रतापी
प्रथम राजा, ठीक है, प्रथम प्रतापी राजा एवं शक्तिशाली राजा भी थे, ठीक है। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे, ठीक है। तो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले राजा थे चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। राजाओं, महाधीराज का मतलब क्या होता है? तो महाधीराज का मतलब होता है राजाओं का राजा, मतलब राजाओं में राजा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं 319 ईस्वी में। 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने ही किया था, और ये किए थे सिंहासन पर बैठने के उपलक्ष्य में किए थे। तो 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की गई चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, और इन्होंने सिंहासन पर बैठने के उपलक्ष्य में चलाया, सिंहासन पर बैठने के उपलक्ष्य में चलाया। वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी, वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ इनका विवाह संबंध स्थापित करके चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली पर भी अपने अधीन किया, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासकों में सोने के सिक्के पहली बार चंद्रगुप्त प्रथम ने ही चलाया था। गुप्त शासकों में सोने के सिक्के पहली बार चंद्रगुप्त प्रथम ने ही चलाया था। तो ध्यान रखेंगे, गुप्त शासकों में सोने के सिक्के पहली बार कौन चलाया था? तो गुप्त शासकों में पहली बार सोने के सिक्के कौन चलाया था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने ही चलवाया था, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने स्वर्ण के सिक्के को विवाह प्रकार का सिक्का के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्के को, स्वर्ण के सिक्कों को विवाह प्रकार के सिक्के के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। विवाह प्रकार के सिक्के के नाम से क्यों जाना जाता है, इसके बारे में जानिए। तो विवाह प्रकार का सिक्के का प्रकार इस प्रकार है कि एक तरफ अंगूठी दिखाते हुए चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी को दिखाया गया है, और दूसरी तरफ लिच्छवी लिखा गया है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि शादी प्रकार विवाह प्रकार के सिक्के के नाम से जाना जाता है, स्वर्ण सिक्के को। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने चंद्रगुप्त प्रथम ने जीते जी मतलब अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र समुद्रगुप्त को राज्य सिंहासन सौंप देते हैं, ठीक है। तो अगला अधिकारी कौन होंगे, अगला शासक कौन होंगे? तो अगला शासक के बारे में जानिए, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का शासन काल की बात करें तो 335 या 350 से 375 ईस्वी तक, ठीक है। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को, ठीक है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं, ठीक है। गुप्त वंश के चौथे शासक कौन हुए? तो गुप्त वंश के चौथे शासक हुए समुद्रगुप्त। पहला कौन? तो श्रीगुप्त। दूसरा कौन? घटोत्कच। तीसरा कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। चौथा कौन? समुद्रगुप्त, ठीक है। सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम एवं कुमार देवी के ये पुत्र थे। चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के पुत्र थे। ये विष्णु के उपासक थे। समुद्रगुप्त जो थे ये विष्णु के उपासक थे। गुप्त शासकों में प्रथम अश्वमेध यज्ञ को किए थे। गुप्त शासकों में प्रथम अश्वमेध यज्ञ किए थे। गुप्त शासकों में प्रथम अश्वमेध यज्ञ किए थे, ठीक है। कविराज की उपाधि धारण करने वाले कविराज की उपाधि धारण करने वाले गुप्त शासक थे। कविराज की उपाधि धारण करने वाले गुप्त शासक थे। कविराज की उपाधि धारण करने वाले गुप्त शासक थे। कविराज की उपाधि धारण करने वाले गुप्त शासक थे, ठीक है।
खुश होने पर, अगर ये जब खुश होते थे तो ये धन का कुबेर होते थे, लेकिन नाराज होने के बाद ये यमराज होते थे। ये किससे पता चलता है? तो ये एरन अभिलेख में लिखा गया है कि जब समुद्रगुप्त खुश होते थे कुबेर की तरह धन को मतलब दान देते थे, और जब नाराज होते थे तो यमराज की भांति इन्हें इनका रिएक्ट रहता था। ये किस अभिलेख में मिला है? तो एरन अभिलेख में मिला है। ठीक है, आगे बात करते हैं। गरुड़ प्रकार के सिक्का सर्वाधिक इन्हीं के शासनकाल में चलाया गया। गरुड़ प्रकार के सिक्का सर्वाधिक इन्हीं के शासनकाल में चलाया गया। तो समुद्रगुप्त के द्वारा छह प्रकार का सिक्का चलाया गया। ठीक है, 6 प्रकार का सिक्का चलाया गया। स्वर्ण सिक्का में 6 प्रकार में कौन कौन सा नाम था, आइए जानते हैं। तो पहला आ जाता है गरुड़, दूसरा धनुष, तीसरा परशु, चौथा वीणा, पांचवा प्याग, छठा अश्वमेघ। तो पहला गरुड़, दूसरा धनुष, तीसरा परशु, चौथा वीणा, पांचवा प्याग, छठा अश्वमेघ। तो ध्यान रखेंगे, समुद्रगुप्त के द्वारा 6 प्रकार का सिक्का चलाया गया। ठीक है, 6 प्रकार का स्वर्ण का सिक्का चलाया गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं हरिसेन। हरिसेन की बात करें तो हरिसेन के अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। तो हरिसेन के अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। हरिसेन कौन थे? तो ये समुद्रगुप्त के राजकवि थे। हरिसेन कौन थे? तो ये राजकवि थे, समुद्रगुप्त के राजकवि थे। समुद्रगुप्त परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले, समुद्रगुप्त जो है परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त की पत्नी कौन थी? दत्त देवी। और इन दोनों से जन्मा संतान, तो पहला रामगुप्त था, दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे लोकप्रिय सिक्का कौन था? गरुड़ का, जो कि स्वर्ण सिक्का था। आगे बढ़ते हैं। व्यंग्यता सिक्कों पर समुद्रगुप्त का चित्र था। ठीक है, और व्यंग्यता सिक्का किसके द्वारा चलाया गया? समुद्रगुप्त के द्वारा चलाया गया। और इन सिक्कों पर क्या था? बाघ या चीता की हत्या करते हुए जंगली पशु को दिखाया गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त के द्वारा चलाए गए 6 सिक्का हमने आपको बताया। अश्वमेघ, वीणा, प्याग, इसके बाद आ जाता है कौन सा? गरुड़, इसके बाद आ जाता है परशु, इसके बाद आ जाता है कौन? परशु, इसके बाद आ जाता है धनुष। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे। चलिए अब अगला शासक में अब एंट्री लेंगे। तो श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से गया के बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी। ये आपका बिहार स्पेशल में अगर बैठते हैं तो आपका बेहद डायरेक्टली फैक्ट बन जाता है, आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है। पूछा जाएगा आपसे, समुद्रगुप्त के शासनकाल में किस देश के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से गया बिहार में बोधि मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी? तो कहाँ के राजा थे? श्रीलंका के। कौन थे? राजा मेघवर्मन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें क्या कहते हैं? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। इनका शासनकाल की बात करें तो 375 से लेकर के 415 ईस्वी तक। 375 से लेकर के 415 ईस्वी तक। ठीक है, गुप्त वंश में सबसे प्रतापी राजा कौन थे?
तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ठीक है। भारत में शकों को पराजित या समाप्त करने वाले शासक कौन थे? तो यही चंद्रगुप्त द्वितीय थे। शकों को पराजित करने के कारण इन्हें सकारी के नाम से जाना गया। सकारी भी उपनाम से इन्हें जाना जाता है। यानी सकारी किस कारण से? तो शकों को पराजित किए इस कारण से। ठीक है। इन्होंने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करके सिंहासन पर बैठा और अपनी भाभी ध्रुवा देवी के साथ विवाह किया। इनके जो दरबार में नवरत्न रहते थे तो उनके बारे में बारी बारी से जानेंगे। इन्हीं के समय में चीनी यात्री फाहियान ने इन्हीं के दरबार में आए थे। तो इन्हीं के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान इनके दरबार में आए थे। ठीक है। तो फाहियान इनके चीनी यात्री था फाहियान। अच्छा बताएंगे वैनसंग किसके दरबार में आए थे? तो ये आए थे हर्षवर्धन के दरबार में। ठीक है। और एक और इससे पहले हमने अभी आपको बताया था इत्सिंग के बारे में। इत्सिंग के बारे में बताया था हमने आपको। तो इन्होंने, श्री गुप्त ने क्या किया था? बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था बिहार में। ठीक है। तो ध्यान रख लेंगे। 24 गांव को भी दान में दिया था। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल था गुप्त साम्राज्य का चरमोत्कर्ष का शासनकाल था। मतलब कि बेहद अच्छा शासनकाल चल रहा था। और कला एवं साहित्य का स्वर्णकाल यही चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को कहा जाता था। ठीक है। गुप्त साम्राज्य काल को कहा जाता था। ठीक है। कला एवं साहित्य का स्वर्णकाल चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल को कहा जाता था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम में क्या क्या नाम है, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम में पहला आ जाता है देवश्री। चंद्रगुप्त द्वितीय का पहला नाम उपनाम में आ जाता है, अन्य नाम में देवश्री, दूसरा देवराज, तीसरा देवगुप्त। तो आप देव को कॉमन ले लीजिए और कॉमन लेकर के एक में श्री लगा दीजिए, एक में राज लगा दीजिए और एक में गुप्त लगा दीजिए। तो श्री राजगुप्त। ठीक है। तो इनका उपनाम था। ठीक है। अन्य नाम भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही आने वाला चीनी यात्री फाहियान था। तो थोड़ा फाहियान के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। फाहियान की बात करें तो फाहियान, फा और हियान, फाह का मतलब क्या होता है? धर्म। और हियान का मतलब क्या होता है? आचार्य। ठीक है। तो धर्माचार्य था ये, धर्माचार्य के नाम से भी है। भारत में 399 से लेकर के 412 ईस्वी तक भारत में रहे थे। इन्होंने उस समय के मध्य भारत का उल्लेख किया है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों का वर्णन करते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों का वर्णन करने में कौन कौन से आ जाते हैं? तो पहला हम लोग पढ़ते हैं कालिदास के बारे में। चलिए तो अब बात कर लेते हैं कालिदास की बात करें तो कालिदास जो कि संस्कृत भाषा के कवि एवं नाटककार थे। तो संस्कृत भाषा के कवि एवं नाटककार थे कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से सबसे प्रसिद्ध थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से सबसे प्रसिद्ध थे कौन? कालिदास। तो संस्कृत भाषा के कवि एवं नाटककार थे। संस्कृत भाषा के कवि एवं नाटककार थे। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध थे। संस्कृत भाषा के कवि एवं नाटककार थे। भारत का शेक्सपियर किन्हें कहा जाता है? कालिदास को। तो भारत का शेक्सपियर किन्हें कहा जाता है? तो कालिदास को। ठीक है। विद्युत्मा के पति यही थे। ठीक है। इनके द्वारा रचित रचनाएं जो कौन कौन सी है तो आइए उसके बारे में जानते हैं। तो रचनाओं में आ जाता है नाटक, महाकाव्य और खंडे काव्य। तो नाटक में कौन सा आ जाता है? तो पहला आ जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है। दूसरा आ जाता है मालविकाग्नि मित्रम। ठीक है। तीसरा आ जाता है विक्रमो वंशीम।
विक्रमोर्वशीयम, ठीक है। तो पहला अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा मालविका अग्निमित्रम नाटक में विक्रमोर्वशीयम, ठीक है। अब बात कर लेते हैं महाकाव्य में। महाकाव्य में बात करें तो रघुवंशम और दूसरा कुमार संभवम, ठीक है। तो पहला रघुवंशम, दूसरा कुमार संभवम, ठीक है। खंड काव्य में बात कर ले तो मेघदूतम, दूसरा ऋतुसंहारम, ठीक है। मेघदूतम और दूसरा ऋतुसंहारम, ठीक है। चलिए, तो ये कालिदास की रचनाएं थी। रचनाओं में नाटक में अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, ठीक है। इसके बाद महाकाव्य में कौन आ जाते हैं? रघुवंशम और कुमार संभवम, ठीक है। खंड काव्य की बात करें तो खंड काव्य में आ जाते हैं तो मेघदूतम और दूसरा ऋतुसंहारम, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। ध्रुवा देवी कौन थी? तो ध्रुवा देवी की बात कर लेते हैं। तो ध्रुवा देवी जो थी तो ये रामगुप्त की पूर्व पत्नी थी। इसके बाद इनसे विवाह कौन कर लेते हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय इनसे विवाह कर लेते हैं, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की ये भाभी लगती थी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त की पूर्व पत्नी थी, रामगुप्त की पूर्व पत्नी थी, ठीक है। ध्रुवा देवी की बात करें तो प्राचीन भारत की पद्मावती कहलाती है। काफ़ी सुंदरता था इनके अंदर। तो प्राचीन भारत की पद्मावती कहलाती है, प्राचीन भारत की पद्मावती कहलाती है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनके नाम से क्या चलवाया? तो इनके नाम से रूपक नामक सिक्के चलवाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनके नाम से रूपक नामक सिक्के चलवाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनके नाम से रूपक नामक सिक्के चलवाए, ठीक है। ध्यान रख लेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनके नाम से रूपक नामक सिक्का चलवाए, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय की भाभी जो कि बाद में पत्नी बनी, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों के नाम कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में। तो जान लेते हैं। इसका एक ट्रिक है, ट्रिक को भी जानिए। तो बेशक बार बार छापा मारने से काला धन घटेगा, यूं ही घटेगा। बेशक बार बार अगर किसी चीज़ का काला धन को अगर छापा मारा जा रहा है तो जरूर धन घटेगा। तो ठीक है, इसका ये ट्रिक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले नवरत्न। पहला, बेशक में बे से आ जाता है बेताल भट्ट, शक से आ जाता है शंकु, ठीक है। बार से आ जाता है बरामिहिर, फिर एक बार और बार से आ जाता है वर रुचि। छापा से छपनक याद रख सकते हैं, ठीक है। छापा मारने से याद रख सकते हैं अमर सिंह, मारने के बाद कोई व्यक्ति अमर हो जाएगा जो सच्चा होगा, ठीक है। काला से याद रख सकते हैं कालिदास। धन से याद रख सकते हैं धनवंतरी। घटेगा से याद रख सकते हैं घटपर्णक, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बारी बारी से उनके नवरत्नों को जान जाते हैं। नवरत्नों का नाम, नवरत्नों का कार्य क्षेत्र, किस किस क्षेत्र से जुड़े थे उनके बारे में जान लेते हैं। तो बेताल भट्ट की बात करें तो ये जादू के बारे में जानते थे, जादू मतलब जादू टोना। और शंकु की बात करें तो शंकु क्या थे? वास्तुकला थे, वास्तुकला के क्षेत्र में थे इन्होंने, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। बरामिहिर की बात करें तो बरामिहिर क्या थे? खगोल शास्त्री थे। बरामिहिर क्या थे? खगोल शास्त्री थे। वर रुचि के बारे में अज्ञात जानकारी मिलती है, इनके बारे में जानकारी नहीं मिलती है कि क्या ये थे, ठीक है। छपनक की बात करें तो छपनक कौन थे? तो छपनक थे कौन? तो छपनक ज्योतिष शास्त्र थे। छपनक कौन थे? ज्योतिष शास्त्र थे, ठीक है। अमर सिंह की बात करें तो अमर सिंह कौन थे? अमर कोश थे, यानी कोशाकर, व्याकरण, शब्दकोश के बारे में जानकार इनका कार्य क्षेत्र था, ठीक है। कालिदास की बात करें तो कालिदास साहित्यकार, कवि, नाटककार, ठीक है। धनवंतरी की बात करें तो धनवंतरी कौन थे? चिकित्सक थे, ठीक है। यहाँ कालिदास के बारे में नोट में यहाँ ध्यान रख लेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने राजकवि यानी साब की उपाधि दी थी इन्हें, ठीक है। घटपर्णक की बात करें तो ये शिल्प कला से
शिल्पकला में कार्यक्षेत्र इनका था। ठीक है। बेताल पचीसी में 25 कहानियों का संग्रह है, जिसके रचनाकार कौन है? बेताल भट्ट हैं। बेताल पचीसी में क्या है कि बेताल पचीसी में 25 कहानियों का संग्रह है, जिसके रचनाकार कौन है? बेताल भट्ट है। बेताल पचीसी पुस्तक की जो इसका अन्य नाम क्या है? विक्रम बेताल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो इसके रचनाकार कौन है? विक्रम बेताल या बेताल पचीसी के बेताल भट्ट। 1985 में इसी मतलब कि पुस्तक पर सागर फिल्म्स के द्वारा डीडी नेशनल चैनल पर विक्रम और बेताल सीरियल आया था, जिसमें अरुल गोविल ने विक्रम का किरदार निभाया और सज्जन कुमार ने बेताल का किरदार निभाया है। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे। बरामिहिर की पुस्तकें ध्यान रखेंगे कौन कौन सी है, आइए जानते हैं उनके बारे में। तो बरामिहिर की टोटल लगभग 5 पुस्तकें हैं, उनके बारे में जान लेते हैं कौन कौन से पुस्तकें हैं। तो बरामिहिर की 5 पुस्तक है। पहला आ जाता है बृहद संहिता, दूसरा बृहद जातक, तीसरा लघु जातक, बृहद जातक, लघु जातक, बृहद संहिता, योग यात्रा और पंच सिद्धांतिका। ठीक है। तो बरामिहिर की 5 पुस्तकें बृहद जातक, लघु जातक, बृहद संहिता, योग यात्रा, पंच साहित्यिका। ठीक है। बररुचि की बात करें तो बररुचि एक पुस्तक नीतिसार, बररुचि का एक पुस्तक जो है नीतिसार है। इसमें उल्लेख मिलता है जिसमें व्याकरण का जानकार बताया जाता है। मतलब बररुचि के एक पुस्तक मिलता है नीतिसार। इससे यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं बररुचि जो थे व्याकरण के जानकार थे। तो ध्यान रख लेंगे। अमर सिंह की बात करें तो अमर सिंह संस्कृत में अमरकोश नामक शब्दकोश की रचना किए थे। अमरकोश नामक शब्दकोश की रचना किए थे। अमर सिंह जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अमर सिंह जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, अनुयायी थे। ठीक है। कालिदास जो थे इष्ट देवी काली माँ के भक्त थे। कालिदास जो थे इष्ट देवी काली माँ की भक्त थे। ठीक है। तो जबकि कालिदास जो थे, कालिदास इष्ट देवी काली माँ थी। ठीक है। तो जबकि कालिदास शैव धर्म को उपासक थे। कालिदास जो थे शैव धर्म के उपासक थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। घटपर्णक की बात करें तो इनका अन्य नाम घटकरपर है। घटकरपर है। ठीक है। घटपर्णक का अन्य नाम क्या है? घटकरपर। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो वैष्णव धर्म को मानते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वैष्णव धर्म को मानते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय किस धर्म को मानते थे? तो वैष्णव धर्म को मानते थे चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। लेकिन सभी धर्मों के प्रति इनका समभाव रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वैष्णव धर्म को मानते थे, लेकिन सभी धर्मों के प्रति समभाव रखते थे। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वैष्णव धर्म को मानते थे, लेकिन सभी धर्मों के प्रति जो है ये समभाव रखते थे। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य कवि एवं प्रधानमंत्री वीरसेन साव थे जो कि शैव धर्म को मानते थे। ठीक है। तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे कौन कौन क्या मानते थे आपको पता चला ना। कालिदास जो कि शैव धर्म को मानते थे। घटपर्णक का अन्य नाम घटकरपर था। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि वैष्णव धर्म को मानते थे। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि राजकवि एवं प्रधानमंत्री वीरसेन साव जो कि शैव धर्म को मानते थे और उदयगिरी पर्वत पर शिव गुफा का निर्माण करवाए थे। उदयगिरी पर्वत पर शिव गुफा का निर्माण करवाए थे। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए चंद्रगुप्त द्वितीय का वैवाहिक रिश्ता कैसे कैसे है इसके विस्तार के बारे में जानिए। तो इनके वैवाहिक रिश्तों में बात कर लेते हैं। चलिए इनके वैवाहिक रिश्ते में बात कर ले तो इनका खुद वैवाहिक रिश्ता जो था इनका खुद राजकुमारी नागवंश जो कि मथुरा का था नागवंश,
कुबेर नाग से इनका खुद विवाह हुआ, जिससे प्रभावती गुप्त का जन्म होता है। ठीक है, प्रभावती गुप्त जो कि ताम्र अभिलेख पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इनका विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय का जो विवाह होता है नागवंश जो कि मथुरा की राजकुमारी कुबेर नाग से खुद विवाह किए, जिससे इनका बेटी का जन्म प्रभावती का जन्म होता है। प्रभावती गुप्त ताम्रपात्र अभिलेख जो है कहाँ, पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब इनकी बेटी के बारे में बता दिए। तो इनकी बेटी का जो विवाह हुआ था कहाँ हुआ था, वाकाटक वंश कहाँ राज कर रहा था, महाराष्ट्र में। तो प्रभावती गुप्त का जो विवाह हुआ था रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। रुद्रसेन द्वितीय के साथ इनका विवाह हुआ था प्रभावती का। बेटा की बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय का, तो बेटा का विवाह हुआ था कुंतल वंश के साथ। कुंतल वंश कहाँ राज कर रहा था, कर्नाटक में। बेटा कौन था, कुमार गुप्त था। ठीक है, इसका रिश्ता कुकुस्थवर्मन के यहाँ जोड़े। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इनकी पत्नी के बारे में भी लिखा नहीं है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को कुकुस्थवर्मन कहाँ का शासक था, कुकुस्थवर्मन। तो कुकुस्थवर्मन कहाँ का शासक था, कुंतल वंश कर्नाटक का। तो इनका अगुआ के रूप में कालिदास को भेजा गया था। ठीक है, ध्यान रख लेंगे। 388 ईस्वी में लगभग चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने अंतिम शक शासक रुद्रसेन तृतीय को पराजित करके विक्रमादित्य एवं सकारी का उपाधि धारण करते हैं। तो यहाँ रुद्रसेन तृतीय है, और इन्होंने अपनी बेटी का विवाह किनसे करवाया था, तो ये रुद्रसेन द्वितीय वो अलग है, ये रुद्रसेन तृतीय ये अलग हैं। ठीक है, ये शक के हैं और वो वाकाटक वंश से थे। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज ना करेंगे। तो इन्होंने शक शासक रुद्रसेन तृतीय को पराजित करके विक्रमादित्य एवं सकारी की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं कुमार गुप्त की बात कर लेते हैं। कुमार गुप्त की बात करें तो कुमार गुप्त का शासनकाल रहा 415 से 454 ईस्वी तक। 415 से 454 ईस्वी तक। ठीक है, इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक यानी स्थापना करवाए। सिक्कों पर इन्होंने गैंडा को मारते हुए दिखाया गया है, जिससे यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं इनका शासनकाल असम में भी था। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। ठीक है, गरुड़ के स्थान पर इन्होंने क्या किया, मयूर पक्षी को सिक्कों पर चित्रित करवाए। तो गरुड़ के स्थान पर इन्होंने मयूर पक्षी को सिक्कों पर चित्रित करवाया। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के इसके बारे में ट्रिक से याद रख सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय नाक पूछबे, तो नाक से न से नालंदा विश्वविद्यालय, क से बनवाया कुमार गुप्त प्रथम ने स्थापना किया। कब बनाया, पूंछ से पाँचवीं शताब्दी में। ठीक है, बे से बख्तियार खिलजी ने इसको विनाश कर दिया। आगे बढ़ते हैं। महेंद्रादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं कुमार गुप्त। महेंद्रादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं कुमार गुप्त। ठीक है, कुमार गुप्त के काल में ही सर्वाधिक सिक्के एवं अभिलेख मिलते हैं। तो कुमार गुप्त के शासन काल में ही सर्वाधिक सिक्के एवं अभिलेख मिलते हैं। ठीक है, गुप्त काल से संबंधित छोटा बड़ा कुछ पॉइंट है, इसके बारे में जान लीजिए। तो गुप्त काल से संबंधित छोटा बड़ा जानकारी। गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति जो अच्छी नहीं थी, क्योंकि इसी काल में सती प्रथा का प्रचलन को प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ये पता कैसे चलता है, तो एरन अभिलेख में भानुगुप्त के कार्यकाल के दौरान प्रथम सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, भानुगुप्त के सैनिक गोपीराज की मृत्यु के युद्ध में हो जाने के बाद इनकी पत्नी शोभा रानी, जिसे रूपा भी कहते हैं, इन्होंने खुद को सती कर ली थी। ठीक है, गुप्त काल में ही शतरंज खेल का प्रचलन शुरुआत हुआ।
तो गुप्त काल में ही शतरंज खेल का प्रचलन शुरू हुआ। आगे बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। स्कंदगुप्त ने क्या किया था? हुनों को पराजित किया था। स्कंदगुप्त ने क्या किया था? हुनों को पराजित किया था। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखेंगे। गुप्त काल का शासन व्यवस्था, राजतंत्र, राजकीय भाषा संस्कृत, राजकीय धर्म था वैष्णव धर्म, राजकीय चिन्ह था गरुड़, जो कि बाद में कुमारगुप्त के द्वारा क्या किया गया? मौर्य का राजकीय धर्म किया गया, नहीं राजकीय चिन्ह किया गया। ठीक है, गुप्त काल जो है स्वर्ण काल रहा। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाए गए गुप्त काल में। स्वर्ण सिक्के कहलाते थे दिनार। ठीक है, प्राचीन भारत का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहते हैं। चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखेंगे। गुप्त काल में ही क्या हुआ? वेश्यावृत्ति की वृद्धि हुई। ठीक है, तो गुप्त वेश्यावृत्ति मौर्य काल में स्वतंत्र वेश्या को रूपा जीवा कहा जाता था। ठीक है, और गुप्त काल में क्या कहा जाता था? गुप्त काल में वेश्या को गणिका कहा जाता था। ठीक है, तो वेश्यावृत्ति मौर्य काल में स्वतंत्र वेश्या को क्या कहा जाता था? रूपा जीवा। गुप्त काल में क्या कहा जाता था? वेश्या को गणिका कहा जाता था। ठीक है, गुप्त काल में ही सबरी जाति के लोग पूजा पाठ में आदमी का मांस चढ़ाते थे। ठीक है, तो गुप्त काल में ही सबरी जाति के लोग पूजा पाठ में आदमी का मांस चढ़ाते थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। देवी पूजन की परंपरा की शुरुआत जो है गुप्त काल से ही प्रारंभ में चालू होता है। देवी पूजन की परंपरा जो है गुप्त काल में ही प्रारंभ होता है। मंदिर निर्माण का जो प्रारंभ भी है गुप्त काल में ही हुआ था। मंदिर निर्माण का भी प्रारंभ भी है किसके काल में किया गया था? गुप्त काल में। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश का निर्माण भी पहली बार गुप्त काल में ही किया गया था। ठीक है, पुराणों में वर्तमान रूप जो गुप्त काल के ही देन है। पुराणों का जो वर्तमान रूप है गुप्त काल का ही देन है। गुप्त काल में ही आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने कई गणनाओं का प्रतिपादन किया। ठीक है, न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताने वाले भारतीय कौन थे? ब्रह्मगुप्त थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आवाज आता है, ये पुस्तक आपसे पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। मच्छिकट्टिकम पुस्तक के जो गुप्त काल की जानकारी मिलती है, इससे किस काल की जानकारी मिलती है? मच्छिकट्टिकम पुस्तक से तो गुप्त काल की जानकारी मिलती है। ठीक है, मच्छिकट्टिकम पुस्तक जो है इसका अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना का वाहन। मिट्टी का खिलौना का वाहन किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में। लेखक कौन है? शूद्रक। लेखक कौन है? शूद्रक। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे लेखक कौन है? शूद्रक। ठीक है, क्या है ये? तो ये ब्राह्मण एवं वैश्या की प्रेम कथा है। ठीक है, ब्राह्मण एवं वैश्या की प्रेम कथा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो आपका ये गुप्त काल से संबंधित कुछ प्रश्न थे, हमने आपको बताने का प्रयास किया है। तो निरंतर आपके लिए नए नए वीडियोज़ मध्यकाल, प्राचीन काल, आधुनिक काल, करंट अफेयर, जो भी मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जो भी टॉपिक हैं, आपको सभी टॉपिक पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप हमारे चैनल से अगर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।